बच्चों, ये इस साल का 2020 का मार्च का पेपर है। आप इसमें देख सकते हैं 80 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स वहाँ लिखा हुआ है। इस पेपर को शुरू करने से पहले हम ज़रा इस पेपर को सुलझाने के लिए प्लेवे मेथड का प्रयोग करेंगे। प्लेवे मेथड का मतलब ये है कि आप इस पेपर को जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करते समय कितने नंबर आपके हाथ में आते हैं उससे आप अपने ग्रेड को चेक करिए। सबसे पहले तो मैं आपको ग्रेड बता दूं, ये हमारे बनाए हुए ग्रेड हैं। ये ग्रेड हमने क्यों बनाए हैं? क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकें कि आप इंग्लिश के पेपर में कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो। आप ये कह सकते हो कि हमने ये पेपर तो पहले भी देखा है। पहले भी देखने के बाद भी बच्चों, आपने इतने सालों में इतने एग्ज़ाम दिए हैं पर फिर भी हमें नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, हमारे नंबर कटते हैं। तो क्यों कटते हैं, कहाँ कटते हैं? ये जब तक हम पेपर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने ग्रेड को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो अगर सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ इस पेपर का। फर्स्ट पार्ट इन द सेंस मैंने इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक 50 नंबर का पेपर हम पहले सॉल्व करेंगे और उसे समझेंगे कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ हमारे नंबर कटते हैं, कहाँ हमारे नंबर मिलते हैं। उन 50 नंबर में आपको अपने आप को पहचानना है, खुद टीचर बनना है, खुद स्टूडेंट बनना है और अपने साथ ईमानदारी करनी है और अपने ग्रेड को पहचानना है। अगर आपके 50 में से पूरे 50 नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को A++ ग्रेड दोगे। अगर आपके 46 से 49 के बीच नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को A+ ग्रेड दोगे। अगर 41 to 45 आ रहे हैं तो आप A ग्रेड अपने आप को दोगे। 31 to 40 पर B ग्रेड, 20 to 30 पर C ग्रेड और बिलो 20 के नीचे आप अपने आप को D ग्रेड दोगे। और अपने साथ ईमानदारी करते हुए अगर कम ग्रेड आ रहे हैं तो अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है, इसके लिए अभी मार्च आने में टाइम है, समय है, तो तब तक आप प्रैक्टिस करोगे। ये ग्रेड लिस्ट जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होता है उसके एंड में दे दी जाएगी ये ग्रेड लिस्ट, और इसे हम एक खेल का भी तरीका समझ सकते हैं, प्लेवे मेथड भी समझ सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम पेपर को समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात यहाँ स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं। हार्ड वर्क की जगह आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क यानी कि स्ट्रैटेजी बनानी है, रणनीति बनानी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं। तो वो इस पेपर को समझोगे, आप 3-4 बार सॉल्व करोगे, तब भी आप देखोगे आप अपने रिक्वायर्ड ग्रेड तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और यहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है। प्रैक्टिस कैसे करनी ये हम आगे बताएंगे। अब ये एक्टिविटी शीट है। एक्टिविटी शीट का मतलब होता है कि पहले इंग्लिश का जो पेपर आया करता था बहुत साल पहले, उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स रटने होते थे, परंतु आज की इंग्लिश में आपके पास रटने जैसा कुछ नहीं है। कृति पत्रिका जिसे हम हिंदी या मराठी में कहते हैं, तो आपको सॉल्व करनी है। आपको अपनी इंग्लिश का जो नॉलेज है, जो इतने सालों तक आपने सीखा है, 10th स्टैंडर्ड तक यानी 9th स्टैंडर्ड तक कह सकते हैं, 10th भी आपकी शुरू हो चुकी है, उस स्किल को, कुशलता को जो इतने सालों तक सीखी है, उसे अप्लाई करना है और ज़्यादा कुशल होना है, स्किलफुल होना है। तो आप देखते हैं सेक्शन 1 यहाँ दिया गया है, लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स। अब हम इसमें पूरे 10 मार्क्स कैसे ले सकते हैं ये भी देखेंगे और कैसे 10 मार्क्स हमारे कटते हैं ये भी देखेंगे। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1A है, डू एज डायरेक्टेड।
अटेम्प्ट यानी 4, 8 मार्क्स का है। बहुत सारे बच्चे इसे कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। अब इसमें कोई एक अक्षर या लेटर गायब है, जिसे अगर आप भर देते हो तो आपके 2 नंबर मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हाँ, इसमें तो मिल ही जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों को नहीं भी मिलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो नंबर कट भी सकते हैं या उनको उत्तर शायद न भी आता हो। सेकंड क्वेश्चन जो है ये एक श्योर क्वेश्चन है। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, तो हम स्मार्टली इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि मैंने ग्रेड बनाए हैं बच्चों, तो ग्रेड के हिसाब से आप अपनी पोजीशन अपने लिए चेक करोगे। और हम जो टीचर्स होते हैं, हमारे लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। जो कहीं कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो उसे हमें आगे ले आना होता है। तो जिन बच्चों को लगता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स उनके लिए टफ़ हैं, तो हम उनकी हेल्प करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि ये एक श्योर क्वेश्चन है। इसमें कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए, तो 2 नंबर आपके पूरे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हो, पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन में भी पंक्चुएशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और ये एक टफ क्वेश्चन पड़ जाता है। अगर आपके पास, आप वैसे तो पूरा साल है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप सभी तरह के पंक्चुएशन मार्क्स की प्रैक्टिस करिए और आपको ऑप्शन भी है, आप ये करना चाहते हो तो ये करिए, और अगर आप ये लगता है कि ये मुश्किल है तो आप इसे छोड़कर कोई दूसरा ऑप्शन ले सकते हो। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब उसके बाद का फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड अनबीटेबल। बच्चों ये श्योर क्वेश्चन और आसान हम कह सकते हैं, ये यहाँ पर मार्क्स लेने के ही चांसेस हैं, खोने जैसा कुछ भी नहीं इसमें, और सभी ग्रेड के बच्चे इसमें मार्क्स ले सकते हैं। परंतु यहाँ क्या बात ध्यान रखने वाली है, वहाँ ब्रैकेट में लिखा है मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच। 3 लेटर्स, 3 अक्षरों से बनना चाहिए, जैसे कि अनबीटेबल से मैंने EAT ईट, ये कम से कम मिनिमम 3 लेटर्स EAT ईट बनाया। पर अगर कुछ बच्चे 80 एट बनाएंगे तो यहाँ पर उनको नंबर नहीं मिलेंगे। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे टेबल TABLE टेबल, एबल ABLE एबल, तो 3 या उससे ज़्यादा चलेंगे और यहाँ पर नंबर पूरे के पूरे हमें मिलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। बीच में आपको वाटर एक नाउन दिया गया है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है ऊपर कूल। कूल एक एडजेक्टिव है और आपको दूसरे भी एडजेक्टिव्स लिखने होंगे यहाँ पर आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। कभी कभी आप नाउन लिख देते हो, कभी एडवर्ब लिख देते हो, क्योंकि अभी आपको इन शब्दों का फ़र्क नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। 6th क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। Add 4 words, each beginning with the last letter of the previous word. यहाँ पर कभी नाउन चेन आती है, कभी एडजेक्टिव चेन आ जाती है और कभी वर्ब चेन आती है। तो बच्चों इसकी हम एक लिस्ट बना लेंगे, हर अल्फ़ाबेट से कौन से वर्ब शुरू होते हैं, A to Z जितने अल्फ़ाबेट से है उससे एक एक एडजेक्टिव, एक एक वर्ब, और नाउन तो बहुत आसान है बच्चों, नाउन की लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर एडजेक्टिव और वर्ब की लिस्ट बना लेंगे तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि इसमें भी 2 नंबर लेना बहुत आसान है। अब हमने जो 8 नंबर का पेपर सॉल्व किया है तो उसमें से आपको आइडिया आ गया होगा कि आप कहाँ कहाँ नंबर ले सकते हो। फिर से आपको एक छोटी सी जानकारी यही कि 6 क्वेश्चंस में से आपको कोई 4 करने हैं।
और उसके लिए आपको 8 नंबर मिलते हैं। अब बच्चों बी पार्ट आ जाता है, डू एज डायरेक्टेड, जो 2 मार्क्स का है। फर्स्ट, अटेम्प्ट एनीवन। ए, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू बी नोन एज, उसमें एन नहीं छपा है परंतु वो है नोन एज। फ्रेजेस, मैंने पूरी एक लिस्ट बनाकर रखी है टेक्स्ट बुक से फ्रेजेस की, और वो लिस्ट मैंने आपको दी भी है, और अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी मैं दे दूंगी। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट बुक से एक भी फ्रेज नहीं आया है, तो इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक से के बीच में से ये फ्रेज दे रहे हैं। और उसके ऑप्शन में आपको क्या दे रहे हैं, अगर आपको फ्रेजेस पर सेंटेंस नहीं बनाना है तो आपको क्लॉज दे रहे हैं। बी, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। तो क्लॉज तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, तो इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से ये वाला क्वेश्चन कहीं टेक्स्ट बुक में दिखाई ही नहीं देता। सेकेंड क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन। ए, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, 2 वर्ड्स। अब यहां पर बच्चों आपको या तो प्रीफिक्स उपसर्ग लगाना है या फिर सफिक्स प्रत्यय लगाना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय लगाने के लिए ये पूरे 2 वर्ड्स पर आपको करना है। तो पहला आपको केयर दिया गया है, सेकंड हेल्दी दिया गया है। तो या तो आप आगे प्रीफिक्स जोड़ोगे तो नया वर्ड बनेगा, या फिर पीछे प्रत्यय या सफिक्स जोड़ोगे तो एक वर्ड बनेगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस बच्चों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो और दिया है ऑप्शन में बी, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 2 शब्दों में से कोई एक शब्द का प्रयोग करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों अभी तो हम केवल क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से समझ रहे हैं ताकि हम स्मार्ट वर्क कर सकें। धीरे धीरे यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस ली जाएगी और आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आप पूरे नंबर ले सकें। पूरे नहीं तो कहीं अपने ग्रेड को चेक करते रहो बच्चों कि आप कहाँ तक पहुँचे हो अपनी इस इंग्लिश के एग्ज़ाम की जर्नी में। क्वेश्चन नंबर 2 या सेक्शन नंबर 2 पहले हम बोल लेते हैं। सेक्शन सेकंड, टेक्सचुअल पैसेज, 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। अब यहां पर जो 2 पैसेजेस हैं वो टेक्स्ट बुक से आ रहे हैं। पहला जो एक्टिविटी 1 होती है, पहली एक्टिविटी होती है, उसका नाम है सिंपल एक्टिविटी। सिंपल का मतलब होता है कि उसमें ट्रू और फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे हर ग्रेड के बच्चे इसे कर सकते हैं। और एक बात और है बच्चों, आप अगर अपना क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें मोटे मोटे शब्द दिए गए हैं जिन्हें पढ़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको बच्चों के ग्रेड बताए हैं कि सबकी सॉल्व करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो किसी को पढ़ने में वक्त लग जाता है, स्पीड उनकी इतनी अधिक नहीं होती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चों के लिए जो पेपर बने या छपे उसमें शब्द मोटे हों, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो पहली एक्टिविटी मैंने क्या बताई, हमेशा पहली एक्टिविटी पैसेज में सिंपल क्वेश्चन की होगी, जिसमें ट्रू और फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक जैसे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड एक्टिविटी का नाम होता है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स जैसे कि मतलब से ही स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कठिन। तो बच्चों यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, परंतु बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है। इसमें
अच्छे बच्चे तो कर लेते हैं, पर जिनकी प्रैक्टिस कम होती है, हमारे लिए बच्चों सभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। परंतु बात ये हो जाती है कि कहीं कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कभी उन्हें टाइम नहीं मिलता, कभी शायद कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो अब हमारे पास बहुत समय है जिससे कि हम अभी से क्वेश्चन पेपर देख के उस दिशा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, परंतु ग्रेड इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे अपनी आप को पहचानें और आगे की जर्नी में बढ़ें, प्रोग्रेस करें। तो सेकंड क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स है, ज़रा मुश्किल क्वेश्चन है। इसमें अच्छे बच्चे नंबर ले लेते हैं और ज़रा जो पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रह जाते उनके नंबर यहाँ कट जाते हैं। तो देखिए आपकी प्रोग्रेस कैसी है। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर देयर सीक्वेंस ऑकर्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ना होता है और उसे ढूंढना होता है। एक्टिविटी 3 ये वोकैबुलरी बेस्ड होती है। वोकैबुलरी बेस्ड का अर्थ होता है कि समानार्थी शब्द बनाओ, ऑपोजिट वर्ड्स एंड एंटोनिम्स बनाओ, नाउन फॉर्म्स बनाओ, एडजेक्टिव फॉर्म्स बनाओ, तो इस तरह के वर्ब फॉर्म्स बनाओ। तो ऐसे एक एक शब्द वाले जैसे होते हैं, या मैच द कॉलम यहाँ पर जैसे दिया है समानार्थी सिनोनिम्स, तो ये वोकैबुलरी बेस्ड कहते हैं इसे, शब्दों पर बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड। एक्टिविटी 4 क्या आती है हमेशा आपकी एक्टिविटी 4 में ग्रामर रहता है। तो ग्रामर से तो अब 10th स्टैंडर्ड तक तो आप परिचित हो। क्वेश्चन टैग है, टेंस है, डिग्री है, इनडायरेक्ट स्पीच है, चेंज द वॉइस है, ऐसी कई ग्रामर जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर आपके नंबर कहाँ कटते हैं और कहाँ मिलते हैं ये ध्यान आपको रखना है। आप एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं कि हम अपने आप को ग्रेड कैसे दें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने आप को ग्रेड दिए हैं, सही हैं कि गलत हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स बिल्कुल निश्चित हैं, उन आंसर्स को अगर मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दूसरे बनाकर भेजती हूँ या ये प्रैक्टिस पेपर है, जहाँ जहाँ तक संभव है उन सब के आंसर्स लिख कर दे दूंगी, क्योंकि वो उन आंसर्स के बदलने की संभावना नहीं है। परंतु जहाँ पर आपके आंसर्स थोड़े अलग हो सकते हैं, उसके लिए कहते हैं ना बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह। अपने घर में, आपके घर में जो भी कोई पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश अब ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं रही। आपकी चाह है तो आपके बड़े भाई, बड़ी बहन या कोई भी व्यक्ति, आपके फ्रेंड, और सबसे ज़्यादा बात है कि हम अभी भी आप लोगों से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो हमारे कई टीचर्स, आजकल कई लोग हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो या तो आप ऑनलाइन लिखकर वो आंसर्स पोस्ट कर दीजिए बच्चों, या फिर आप एक फाइल में उन आंसर्स को लिखते रहिए। जैसे ही स्कूल खुलेंगे, वो जो आपने फाइल बनाई हुई है, और अगर आप फाइल नहीं भी बना सकते बच्चों, तो एक और छोटी सी कोशिश की जा सकती है। एक एनवेलप ले लीजिए। एनवेलप में आप जिन क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, उनके आंसर्स लिखिए और अपने नाम का एक लिफाफा घर में ही बना लीजिए। घर में बनाकर उस पे अपना नाम लिख लीजिए। थोड़ा अच्छा लिफाफा, अभी तो टाइम है आपके पास बच्चों, कागज़ से लिफाफा बना सकते हो, और उसमें अपनी लिखे हुए जो चीज़ें हैं वो उसमें डालते रहिए। डाल के जैसे ही स्कूल खुलेंगे, अब टीचर्स जो हैं वो फाइल तो घर में नहीं लेकर जा सकते बच्चों, या फाइल उठाकर भी
एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो आपके जो एनवलप्स होंगे वो एनवलप्स थोड़े थोड़े उठाए जा सकते हैं, और टीचर को जब कभी टीचर अपने बैग में भी रख सकती है उन एनवलप्स को। जब टीचर को जहाँ मौका मिलेगा वो टीचर आपके उन आंसर्स को, बहुत सारे तो आप लिखोगे नहीं बच्चों, जो ज़रूरी हैं उसे लिखोगे, ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो और इस प्रकार भी दे सकते हो टीचर को एनवलप में डाल के, तो टीचर चेक कर देंगी और आपको अपने ग्रेड का पता चलता रहेगा। आप एक बार और भी कह सकते हैं कि क्या ज़रूरी है लिखकर सॉल्व करना? इसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, परंतु बच्चों जब तक हम लिखेंगे नहीं, कोई चीज़ सुनकर नहीं आती, प्रैक्टिस करके ही आती है। जहाँ प्रैक्टिस ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है, वहाँ लिखना ही है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ स्विमिंग इस तरह से होती है, तो क्या आपको स्विमिंग आ जाएगी? जब तक पानी में नहीं उतरोगे नहीं आएगी। वैसे ही कुकिंग है, आपको कुकिंग कर करके ही तो आपको अपनी कमज़ोरियों का, अपनी कमियों का पता चलेगा। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों अपने लिखे हुए आर्टिकल को, क्वेश्चन को, आंसर को चेक करवाना। तो ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी। आपकी और चेक करवा कर ग्रेड वाइज अपनी प्रोग्रेस को चेक करना, ये ही एक सही रणनीति है। अब आप कहोगे कि हमें क्या चेक करवाना है, तो यहां पर वो क्वेश्चन आ रहा है एक्टिविटी 5 पर्सनल रिस्पॉन्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं दिया गया है। आपको अगर भ्रम हो कि हमें टेक्स्ट बुक से ही आएगा सब कुछ, तो टेक्स्ट बुक से वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, पैसेज दे रहे हैं केवल आपको टेक्स्ट बुक से। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आपने 9th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाई की है उस ज्ञान का इस्तेमाल करिए और इस पर उसी ज्ञान को लागू करिए, और तरीका यही सही है बच्चों। तो पर्सनल, हु इज योर रोल मॉडल, व्हाई, ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब इसे आपको अपने मन से लिखना है। जब आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा ग्रामर की मिस्टेक हो रही है, टेंस, वर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, पंक्चुएशन मार्क्स, वोकैबुलरी, बहुत सारी अड़चनें हमारे सामने आती हैं। आंसर भी बच्चों इम्प्रेसिव होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और मुझे तो अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी तो बहुत वक्त है बच्चों। तो और काम कितना करना है, थोड़ी ही जगहों पर हमें अपनी कुशलता बतानी है। ग्रामर वगैरह तो चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, वो तो हमारे वश में है, पर नंबर कहाँ कट रहे हैं आपके? पर्सनल रिस्पॉन्स में। अगर आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है तो बस आपके नंबर वहां कट गए। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बी है, रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। ये भी 10 मार्क्स का है और ये भी टेक्सचुअल पैसेज है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला क्वेश्चन हमेशा, पहली एक्टिविटी सिंपल होगी, तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया है। सेकेंड एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स होगी, मुश्किल होगी, तो यहाँ पर बच्चों के नंबर जिन्होंने प्रैक्टिस की है उन्हें पूरे मिल सकते हैं, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उनके नंबर यहाँ कटने की संभावना है। एक्टिविटी 3 वोकैबुलरी बेस्ड एंटोनिम लिखे गए हैं, तो कुछ शब्दों से भी हमारा परिचय होना चाहिए। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स, विरोधी शब्द, सिनोनिम्स समानार्थी शब्द। फिर एक्टिविटी 4 जैसे कि मैंने बताया है ग्रामर बेस्ड है, तो यहाँ ग्रामर आया है। इन सभी में अच्छे स्टूडेंट्स नंबर ले लेते हैं। अब हम फिर कहाँ अटके? हम अटके पर्सनल रिस्पॉन्स पर। राइट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। यहाँ पर हमें अपने मन से ये आंसर लिखना है। अब आ रहा है आपका सेक्शन 3 पोएट्री, 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड डू द एक्टिविटीज। ये है 5 मार्क्स का।
एक्टिविटी 1 है मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये है मैच द कॉलम आ जाता है, यहाँ पर आपको इसे अटेम्प्ट करना है। फिर एक्टिविटी 2 आ जाती है, राइट एनी 4 एडवाइजेस दैट पोएट हैज़ गिवन इन स्टैंजा नंबर 1। यहाँ पर भी बच्चों आपको टेक्स्ट बुक से तो कुछ भी नहीं आया है, यहाँ अपना दिमाग यूज़ करना है और प्रैक्टिस करके करना है। परंतु फिर भी एक बात मैं कह सकती हूँ कि अभी हमारे पास पूरा साल है, तो हम एक एक एक्टिविटी को डिटेल में सॉल्व करेंगे बच्चों। हमें क्वेश्चन पेपर को समझ के उन्हीं चीज़ों पर अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी तो हमारे पास वक्त है और हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कभी कुछ बच्चे घबरा भी सकते हैं कि पता नहीं मुझसे ये सब होगा कि नहीं होगा। तो एक विश्वास दिलाते हैं कि इंग्लिश का पेपर बहुत आसान है बच्चों, खेल खेल में हम इस पेपर को कर लेंगे। एक साथ अगर बहुत लंबा पेपर ना भी कर सके बच्चों, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, थोड़ा थोड़ा चलते चलते हम बहुत बड़ी यात्रा पूरी कर लेंगे बच्चों। अब आपका बी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है। यहां पर आपको टाइटल लिखना है, तो टाइटल तो पोएम में दिया हुआ है। फिर नेम ऑफ द पोएट लिखना है जो पोएम के एंड में दिया हुआ है। फिर राइम स्कीम लिखनी है जो बहुत आसान है बच्चों, ये आप लोगों को करवा दी जाएगी। अभी तो हम केवल पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो चीज़ें हैं वो सब बहुत आसान है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी बहुत आसान है, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं बच्चों। और उसके बाद सेंट्रल आइडिया या थीम है, और ये भी सबसे आसान है क्योंकि कविताएं कुछ ही हैं, बहुत ज़्यादा कविताएं नहीं हैं। और ये 2 नंबर का जो रटने वाला प्रश्न है वो हम बड़ी आसानी से और आसान शब्दों में इसे पूरा कर लेंगे। सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यहाँ पर 15 मार्क्स लिखे हैं, पर यहाँ हम केवल 10 मार्क्स का जो है उसी पे फिलहाल चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अनसीन पैसेज है। अनसीन का मतलब है बाहर से आने वाला पैसेज, ये किताब का पैसेज नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है ए में, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज, 10 मार्क्स का। फिर यहाँ पर भी वही बात है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो सिंपल होता है। यहाँ दिया गया है फिल इन द ब्लैंक, जिसे भरना बहुत आसान है। एक्टिविटी 2 आ जाती है आपकी कॉम्प्लेक्स, परंतु ये इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका आंसर वहाँ दिया है, तो थोड़ी मेहनत करने से वो आंसर तुरंत मिल जाता है। एक्टिविटी 3 फाइंड एनी 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। तो जो एडजेक्टिव्स हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड हो जाते हैं। एक्टिविटी 3 में जो ये वोकैबुलरी दी है, एडजेक्टिव्स दिए हैं, वो वोकैबुलरी बेस्ड हैं। और एक्टिविटी 4 डू एज डायरेक्टेड, ग्रामर बेस्ड। और एक्टिविटी 5 वही पर्सनल रिस्पॉन्स, जहां पर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर ये बहुत महत्व रखता है, वरना नंबर यहाँ कट जाते हैं। बच्चों अब हमने 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देख लिया है, और यहाँ पर मैं ग्रेड लिस्ट दे रही हूँ। आप इस पेपर को फिर से सॉल्व कीजिए और अपने ग्रेड को पहचानिए। बच्चों अब हम बचे हुए 30 मार्क्स के पेपर की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर भी हम ज़रा ग्रेड रखेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आप पेपर सॉल्व करोगे, क्योंकि ये राइटिंग स्किल है, तो जब आप राइटिंग स्किल को सॉल्व करोगे तो जिन बच्चों को 26 अबव मिलेंगे उन्हें A++ ग्रेड मिलेगा। जिनको 21 to 25 मिलेंगे उन्हें A+, जिनको 15 to 20 मिलेंगे उन्हें A ग्रेड,
जिन्हें 11 to 14 मिलेंगे उन्हें बी ग्रेड, जिन्हें 6 to 10 मिलेंगे उन्हें सी ग्रेड, और जिन्हें 6 से नीचे मिलेंगे वो डी ग्रेड में होंगे बच्चे। तो ये फिर से मैं एक बार आपको कह दूं कि आपको राइटिंग स्किल में लिख कर ही काम करना होगा। जब तक आप लिखोगे नहीं, अपनी गलतियों को पकड़ोगे नहीं, तब तक आपका काम आसान नहीं होगा और ग्रेड बहुत कम आएंगे। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसी लैंग्वेज है जो इस साल नंबर स्कोरिंग के लिए ज़रूरी तो है ही, पर आप आगे के वर्षों में भी जब पढ़ाई करोगे, आगे कॉलेज में भी या पूरे जीवन भर, इंग्लिश की आपको ज़रूरत है। तो इस साल अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, आप इंग्लिश पर अपनी पकड़ बनाइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखेंगे। ये है समरी राइटिंग। लिखा है, रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A एंड राइट अ समरी ऑफ इट। सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल टू द समरी। बच्चों, यहाँ पर टाइटल के लिए 1 मार्क है। फिर आप जो सारांश यानी सेंट्रल आइडिया या थीम लिखते हो उसके लिए 2 मार्क्स हैं। तो आपके अब 2 नंबर कहाँ कट रहे हैं? आपके 2 नंबर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर, आपकी लैंग्वेज पे कट रहे हैं। अगर वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, ग्रामर सही नहीं है, इम्प्रेसिव और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ नंबर कट जाते हैं। अब बच्चों, हम सेक्शन 5 राइटिंग स्किल 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5A लेटर राइटिंग होगा इसमें। और यहाँ क्या लिखा है? A1 और A2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। और यहाँ पर अब आपको A1 में क्या है? इनफॉर्मल लेटर है, और A2 में क्या है? फॉर्मल लेटर है। लेटर राइटिंग बच्चों बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इंग्लिश के पेपर में। पर बात ये आ जाती है कि हमें अभी से अपने इस पेपर को समझने की कोशिश करनी है। फिर से वही बात, आपको स्मार्ट वर्क करना है, अपने लेटर राइटिंग को पहचानना है कि कैसे आते हैं, फिर उस पर लिखने का काम करना है। और इनफॉर्मल लेटर किस तरह होते हैं, फॉर्मल लेटर किस तरह होते हैं, कौन से लेटर्स हमें ज़्यादा स्कोर देते हैं, ये पता लगाना है। लेटर राइटिंग में भी बच्चों इसे जब लिया जाएगा, एक अलग से टॉपिक लिया जाएगा। समरी राइटिंग अलग से सिखाया जाएगा आपको, लेटर राइटिंग भी अलग से सिखाया जाएगा। परंतु यहाँ पर 5 नंबर में से नंबर आपके कहाँ अटके रहते हैं? जो एड्रेस और डेट लिखते हो उसमें हाफ मार्क होते हैं। सैल्यूटेशन यानी जो डियर सर, डियर मैडम जो अभिवादन करते हो उसके लिए आधे नंबर होते हैं। फिर जो आप लेटर लिखते हो, जो मेन बॉडी होती है आपकी लेटर की, उसके लिए आपके नंबर रहते हैं। अब वो किस हिसाब से नंबर होंगे? आपने उसमें लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल की है। लैंग्वेज ऊंची भी होनी चाहिए बच्चों, ये नहीं कि आपने सीधे साधे शब्दों का प्रयोग कर लिया। आप कहोगे कि अब उतनी तो इंग्लिश हमें आती नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत लंबा समय है ना जाने के लिए, तो हम मेहनत तो करेंगे। रोज़ अगर 15-20 मिनट भी दे सके और लिख लिख के जमा कर सके अपनी राइटिंग स्किल को, तो कोई ना कोई उसे चेक करेगा और एग्ज़ाम तक आप मजबूत हो जाओगे। फिर उसके बाद जब आप लेटर को क्लोज करते हो उसके लिए आधा नंबर है। तो इस प्रकार से आपको ओवरऑल नंबर दिए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5B डायलॉग राइटिंग या ड्राफ्टिंग अ स्पीच। B1 और B2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग में ऑप्शन आएगा बच्चों। तो स्पीच राइटिंग में वही प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चे डायलॉग राइटिंग एंजॉय करते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में जो आसान लगे वो देख लीजिए। B1 डायलॉग राइटिंग के B1 में
आपको क्या आता है उसका ए देखें, प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो आपको 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं जो कि ऑर्डर में नहीं होते, ऊपर नीचे होते हैं। उसे ऑर्डर में लगाना बहुत आसान है, वो आप लगा लोगे और यहाँ आपके 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर बी है कंप्लीट द डायलॉग। ये भी क्वेश्चन फॉर्म में है, आप इसे कंप्लीट कर लोगे और यहाँ 1 नंबर मिल जाएंगे। पर जो आपका सी है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ हेडमास्टर एंड अ स्टूडेंट हु हैज़ लॉस्ट हिज हर बाइसिकल फ्रॉम स्कूल कैंपस, राइट मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। आपको मिनिमम 3 एक्सचेंजेस लिखने हैं। 3 एक्सचेंजेस यानी कि एक हेडमास्टर होगा यहाँ पर और एक स्टूडेंट होगा। तो हेडमास्टर और स्टूडेंट आपस में जब बात करेंगे तो उनके 3 एक्सचेंजेस यानी कि 6 टाइम्स उनके बीच का वार्तालाप दिखाई देगा। मतलब एक बार हेडमास्टर बोलेंगे, दूसरी बार स्टूडेंट बोलेगा। तो इस तरह से मिनिमम 3 एक्सचेंजेस इसे कहते हैं, जिसमें 6 सेंटेंसेस होंगे। पर इन्होंने कहा है ये मिनिमम है, आपको उससे कहीं अधिक लिखना है अच्छे नंबर लेने के लिए। तो इस डायलॉग राइटिंग के टॉपिक को भी बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। और हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, डायलॉग राइटिंग में भी अगर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, सही लैंग्वेज या ग्रामर का इस्तेमाल नहीं है तो यहाँ हमारे नंबर कटते हैं। अब यहाँ पर और लिखा है B2 स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग भी बच्चों आपको सिखाया जाएगा क्योंकि ये एक कंपलसरी क्वेश्चन है, परंतु आपको ऑप्शन मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी एप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपको पैराग्राफ्स लिखने होंगे, सही तरीके से इसकी बिगनिंग करनी होगी, तो इसे अलग तरीके से सिखाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। A1 और A2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। A1 नॉन वर्बल टू वर्बल। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ये जो टेबल ड्रॉ करके दिया गया है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन इट, गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। तो पहले तो आपको एक टाइटल देना है और उसके बाद उस पर 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं। ये है बहुत आसान, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आसान है। और उसके बाद आपको उसमें चॉइस दी गई है और लिखा गया है A2 वर्बल टू नॉन वर्बल। Read the following information and present it in the tree diagram given below. Give a suitable title to it. यहाँ पर भी आपको टाइटल देना है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पैसेज दिया गया है जिसमें 3 पैराग्राफ्स हैं। तो 3 पैराग्राफ्स को आपको टेबल में भरना है और ये आसान हो जाता है क्योंकि इसमें न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, न सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, केवल इस टेबल में भरना होता है। यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए गए हैं, इन बॉक्सेस में आपको भरना होता है और यहाँ पर पूरी मार्क्स स्कोरिंग के चांसेस हैं। पूरे 5 में से 5 नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रामर या लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 6 का B, एक्सपांड द थीम। B1 और B2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। B1 न्यूज़ रिपोर्ट। अब आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है बच्चों, परंतु रिपोर्ट राइटिंग भी आपको टेक्स्ट बुक से बिल्कुल नहीं आती। और इस बार तो हमने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट राइटिंग्स करवाई, पर ये रिपोर्ट राइटिंग बहुत अलग हट के आई। तो इसका मतलब आप फिर से समझ सकते हैं कि हमारी ज्ञान में, हमारी लैंग्वेज में कितनी पकड़ होनी चाहिए, ग्रामर पर कितनी पकड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बड़ी अलग हट के, आप कहोगे कि ये अलग हट के रिपोर्ट राइटिंग कैसे है। हमने अपने बच्चों को जो कई सालों से
रिपोर्ट राइटिंग किस पर आती थी? इंडिपेंडेंस डे, स्कूल एनुअल डे, टीचर्स डे, एनवायरनमेंट डे, इन सब पे रिपोर्ट राइटिंग करवाई थी और बहुत सारी करवाई थी। परंतु अब क्या आ गया? अलग से हट कर आ गई। तो हम क्या समझते हैं कि कोई भी चीज़ रट्टा मारो यहाँ पर काम नहीं आती है। हमें उसे अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, तभी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो यहाँ देखें कौन सी रिपोर्ट राइटिंग है। रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। Heavy rainfall disturbs the normal life in मराठवाड़ा। और आपको क्या क्या बातें, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? हेडलाइन लिखनी है, डेट लाइन लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ लिखना है। तो ठीक है बच्चों, इसकी भी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी तो ये काम भी आपको आसान लगने लगेगा। पर देखें इसके ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है। B2, develop a story with the help of the following beginning, suggest a suitable title। अब आप लोगों को दिया जा रहा है स्टोरी लेखन, कहानी लेखन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ये तो कहानियाँ हमने बहुत सारी पढ़ी हैं, कभी आप मराठी में पढ़ लेते हो, कभी हिंदी में पढ़ लेते हो, लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है, पर कहीं ना कहीं से हम इन कहानियों से अवगत होते हैं। तो आप क्या करोगे? कहानी लेखन और रिपोर्ट राइटिंग, इसमें एक चॉइस आती है, तो इसकी भी प्रैक्टिस अभी से आप करना शुरू कर दोगे। सेक्शन 6, स्किल डेवलपमेंट, 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेशन। A, translate the following words into your medium of instruction, any 4। अब ये आसान है बच्चों, क्योंकि इसमें आपको 6 में से कोई 4 करने होते हैं, तो ये आपके लिए आसान है, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं इसमें। B, translate the following sentences into your medium of instruction, any 2। तो 4 दिए हैं, आपको चॉइस मिली है, इसमें भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। C, translate the following idioms या proverbs into your medium of instruction, any 1। तो इसकी भी हम आपको लिस्ट दे देंगे, जो यहाँ पर idioms हैं, proverbs हैं, इनकी लिस्ट दे देंगे। तो आप अगर उसे रट लेते हो तो यहाँ पर भी आपको पूरे 1 नंबर मिल जाते हैं। बच्चों, आपका 80 मार्क्स का लिखित पेपर होगा, रिटन पेपर, और 20 नंबर के ओरल्स होंगे। यदि आप 80 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व करते हो तो आप अपने फाइनल ग्रेड चेक करें। 75 एंड अबव आने पर A++, 66 to 74 A+, 56 to 65 A, 41 to 55 B, 25 to 40 C, below 25 D। मैं एक बार फिर बता दूं कि यह ग्रेड केवल अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए बनाए गए हैं। हमारे नंबरों से पता चलेगा कि हम डिग्रेड हो रहे हैं या अपग्रेड हो रहे हैं।